कितना 639, इसका ट्रिक क्या है 639 639। पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है 639। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है 639। कोई दिक्कत है? चलिए सबसे लंबी मांसपेशी की बात करेंगे तो सारटोरियस मांसपेशी। कौन सी है? सारटोरियस। पूछा जाएगा कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सारटोरियस। कहाँ पाए जाती है? जांघ में। सबसे लंबी मांसपेशी पूछे या सबसे लंबी हड्डी पूछे, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछे या सबसे बड़ी मांसपेशी पूछे, कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो फीमर है, कहाँ पाया जाता है? जांघ। कोई दिक्कत है? सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, फीमर कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में। अच्छा सबसे बड़ी मांसपेशी सारटोरियस कहाँ पाई जाती है? जांघ। कोई दिक्कत है? चलिए सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिटस है, कहाँ पाई जाती है? कान में। सबसे छोटी हड्डी पूछे या सबसे छोटी मांसपेशी पूछे, दोनों कहाँ पाया जाता है? कान में। इसका नाम क्या है? स्टेपिटस। क्या नाम है? स्टेपिटस। क्या नाम है? स्टेपिटस। कोई दिक्कत है? चलिए अच्छा सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी मांसपेशियां है? ग्लूटियस मैक्सिमस। चलिए सबसे बड़ी, हाँ सबसे जो बड़ी मांसपेशियां है, सबसे लंबी मांसपेशी सारटोरियस था, ठीक है ना? सारटोरियस जो कि जांघ में। और सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करेंगे, कौन है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी मांसपेशी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कोई दिक्कत है? सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें, कौन सी मांसपेशी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अच्छा मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? पूछा जाएगा कि मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? और अस्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। पूछा जाएगा मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। अस्थि में कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन अस्थि में, मांसपेशी में, सॉरी मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाए जाते हैं? मायोसिन प्रोटीन। हड्डी में जब पूछेगा तब कॉन्ड्रिन प्रोटीन। चलिए मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण क्या होता है? थकान महसूस होता है। मांसपेशी में पूछा जाएगा किस एसिड के जमाव के कारण? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। मांसपेशी में जब हमारा लैक्टिक एसिड जम जाता है हम लोगों को क्या महसूस होता है? थकान महसूस होता है। क्या महसूस होता है? थकान। अब चलिए मांसपेशी के प्रकार को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मांसपेशी के प्रकार। मांसपेशी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है ऐच्छिक पेशी, दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी, तीसरा होता है हृदयक पेशी। कौन सी पेशी? हृदयक पेशी। पहला कौन सी पेशी है? ऐच्छिक पेशी, दूसरा अनैच्छिक पेशी, तीसरा हृदयक पेशी। अब चलिए हम लोग ऐच्छिक पेशी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में वॉलेंट्री मस्कुलर बोला जाता है। क्या बोलता है? वॉलेंट्री मस्कुलर। कौन सा मस्कुलर? वॉलेंट्री मस्कुलर। चलिए ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। वैसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक मांसपेशी। मतलब जो हमारी इच्छा के अनुकूल काम करेगा। क्या? वैसी मांसपेशी जो हमारे इच्छा के अनुकूल काम करेगा उसको कौन सी मांसपेशी बोलेंगे? ऐच्छिक मांसपेशी या इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी मसल? ये मांसपेशी कंकाल से जुड़ी रहती है। जितना भी कंकाल से जुड़ा जितना भी मांसपेशी है, यानी हमारे स्केलेटन से जुड़ा हुआ जितनी भी मांसपेशियां हैं, यानी कंकाल से जुड़ा हुआ जितने भी मांसपेशी है, वो किस पेशी में आता है? ऐच्छिक पेशी। कौन सी पेशी? ऐच्छिक पेशी। क्योंकि उस पर हमारा इच्छा का कंट्रोल है। क्या है? अगर हम चाहेंगे हाथ को नहीं घुमाना है तो नहीं घुमाएंगे। अगर हम चाहेंगे हाथ में तो यहाँ रखा हुआ रखे रहेंगे, क्या ना? अगर आप चाह लीजिए अगर हृदय को धड़कना है, नहीं धड़कना बंद कर, क्या बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? ये क्या हुआ? अनैच्छिक पेशी। अब चलिए इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती है उसका दूसरा नाम क्या है? कंकालीय पेशी। कौन सी पेशी? कंकालीय पेशी। क्यों? क्योंकि ये कंकाल से जुड़ा होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कंकालीय पेशी। कौन सी पेशी? कंकालीय पेशी। चलिए इनमें लाइट बेंड एंड डार्क बेंड पाया जाता है। पूछा जाएगा कि लाइट बेंड और डार्क बेंड कहाँ पाया जाता है? कंकालीय पेशी। कौन सी पेशी में? कंकालीय पेशी या ऐच्छिक पेशी। अच्छा बताइए हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी है? 639। हाँ मांसपेशियों की संख्या पूछा कितना है? 640। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, कुल्हे की मांसपेशी होती है। अच्छा सबसे लंबी मांसपेशी पूछेगा सारटोरियस जो कि जांघ में होता है, और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिटस जो कहाँ होता है? कान में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनैच्छिक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? अनैच्छिक मांसपेशी, जिसको इंग्लिश में अनवॉलेंट्री मस्कुलर बोला जाता है। क्या बोलता है? अनवॉलेंट्री मस्कुलर। कौन सी मस्कुलर? अनवॉलेंट्री मस्कुलर। जो अनवॉलेंट्री मस्कुलर होती है वे हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। वैसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा के अनुकूल काम नहीं करती उसको कैसे मसल बोलेंगे? अनैच्छिक पेशियां अनवॉलेंट्रीली मस्कुलर। अनवॉलेंट्री मस्कुलर, अनैच्छिक पेशियां या अनवॉलेंट्री मस्कुलर। चलिए
ये पेशियां हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती है, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी हुई नहीं होती है। जो भी मांसपेशियां कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो कैसा मांसपेशी होगा? अनैच्छिक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी होगा? अनैच्छिक मांसपेशी। मतलब उस पर हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होगा, हमारे मन का कंट्रोल नहीं होगा। इनमें लाइट बैंड था डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मांसपेशी है जिसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता? कौन सी मांसपेशी? अनैच्छिक मांसपेशी। कौन सी मांसपेशी? अनैच्छिक मांसपेशी। चलिए अब आ जाता है तीसरा, हृदयक मांसपेशी। कौन सी? हृदयक, जिसको इंग्लिश में कार्डियक मसल बोला जाता है। कौन सा मसल? कार्डियक। एक चीज आप लोग जान लीजिए, कार्डियक से संबंधित जो भी चीजें होगा वो किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से रिलेटेड होगा। किससे होगा? हार्ट से। कार्डियक से रिलेटेड जो भी टर्म आएगा, जो भी टर्मिनोलॉजी आएगा साइंस में, वो किससे रिलेटेड रहेगा? हार्ट से। किससे रिलेटेड रहेगा? हार्ट से। अच्छा, हार्ट के डॉक्टर से कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अच्छा, हार्ट का जो जांच है उसने करता है, कार्डियोग्राम होता है, कार्डियोग्राफी कार्डियोलॉजी होता है ना, इसलिए कार्डियो शब्द जहां भी है वो किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से। चलिए हाँ, अरे आप पढ़ते हैं हृदय पेशी, जिसको बोला जाता है कार्डियक। कौन सा मसल? कार्डियक मसल। कौन सा मसल? कार्डियक। चलिए ये अनैच्छिक पेशियों का एक प्रकार क्या है? यह भी अनैच्छिक पेशियों का क्या है? प्रकार है, जो हृदय में पाया था। जो कहाँ पाया था? हृदय में। यह हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जो हृदय पेशी होता है वो भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। जो भी हृदय पेशी होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। अच्छा, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सिलेक्शन करता है। क्या करता है? सिलेक्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा हमारे शरीर में एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? सिलेक्शन। कौन करता है? सिलेक्शन। कौन करता है? सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन जो होता है हमारे शरीर में एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जोड़ने का काम सिलेक्शन नामक। अच्छा, जबकि एक्सटेंशन नामक मांसपेशी का, अच्छा ये जो है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सिलेक्शन नामक मांसपेशी के कारण सिकुड़ जाता है। अच्छा, सिलेक्शन नामक मांसपेशी कारण क्या होता है? सिकुड़ जाता है। लेकिन एक्सटेंशन नामक मांसपेशी कारण क्या होता है? फैल जाता है। क्या होता है? सिलेक्शन नामक जो मांसपेशी होती है उसके कारण सिकुड़ जाता है, और जो एक्सटेंशन के कारण क्या होता है? फैल जाता है। अच्छा, आप लोग एक्सटेंशन में क्या होता है? फैलाना, वैसा करना। इसीलिए एक्सटेंशन से याद रख लेना, जो एक्सटेंशन नामक मांसपेशी होता है वो क्या करता है? फैलाने का करता है। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो है पेशीय तंत्र, जो मस्कुलर सिस्टम है, वो चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बताइए, हमारे शरीर में मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? त्वचा के अंदर ना? कहाँ पाया जाता है? त्वचा के अंदर। अच्छा बताइए, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 639। कितना होता है? 639। चलिए, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी मांसपेशी? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कुल्ले की मांसपेशी होती है। अच्छा, सबसे लंबी मांसपेशी की बात करेंगे, सार्टोरियस। कौन होती है? सार्टोरियस या सार्टोरिस। कहाँ पाया जाती है? जांघ में। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। कौन सी मांसपेशी? स्टेपिडस। कहाँ पाया जाती है? कान में। चलिए, मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? पूछा जाएगा कि बताइए मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। ठीक है। अच्छा बताइए, हमारे मांसपेशियों में या हमारे शरीर को थकावट कब महसूस होता है? किस एसिड के जब लैक्टिक एसिड, जब हमारे मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है तब क्या होता है? हमें थकान महसूस होता है। चलिए, मांसपेशी 3 प्रकार होता है। पहला होता है ऐच्छिक, जिस पर हमारे मन यानी इच्छा का कंट्रोल हो, है ना। उसमें क्या आता है? जो भी मांसपेशी हमारे कंकाल से जुड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक मांसपेशी। उस पर हमारी इच्छा का कंट्रोल होगा। अच्छा, पूछा जाएगा लाइट बैंड या डार्क बैंड। लाइट बैंड या डार्क बैंड किस पेशी पाया जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी। किस मांसपेशी में? ऐच्छिक मांसपेशी में। अच्छा, इसको कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकालीय पेशी। चलिए, दूसरा आता है अनवॉलंटरी, जिसको अनैच्छिक बोलते हैं। अच्छा, ये अनवॉलंटरी क्या होता है? जो कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। दूसरी बात, ये कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता। चलिए, अब तीसरा आता है हृदयक पेशी। कौन सी पेशी? हृदयक पेशी, जिसको इंग्लिश में कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक मसल्स, है ना। हृदयक मांसपेशी का हृदय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हृदय में। ये भी हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। चलिए, अच्छा, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी जोड़ने का काम सिलेक्शन करता है ना। सिलेक्शन के कारण क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है, और एक्सटेंशन के कारण क्या होता है? ये फैल जाता है। क्या होता है? चलिए, अगला चैप्टर पढ़े या छोड़ दे? बायोलॉजी को छोड़ देते हैं क्या? बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे। चलिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ देता है ना। बायोलॉजी में ये जो पेशीय तंत्र था, ये हम लोग का क्या हुआ? समाप्त हो गया। कल आप लोग सभी कोई पेशीय तंत्र पढ़ के आना। लूसेंट हो, जहां जहां आपको मिले ये टॉपिक उसको पढ़ के आना। खाली ध्यान रखना, ये टॉपिक को क्या करना? पढ़ के आना।
फिर इससे क्या करेंगे, कल रिवाइज कर लेंगे। चलिए हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुरू करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सिस्टम? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, जिसको हिंदी में बोला है प्रजनन तंत्र। अच्छा, अब आता है पहला जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्द है वो क्या है? जनतंत्र या प्रजनन। जनतंत्र या प्रजनन। देखिए, अपने समान संतति उत्पत्ति की किया, अच्छा, अपने समान संतान उत्पत्ति किया जाने को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने समान, मतलब मनुष्य अपने समान संतान पैदा जो करता है इसी को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अच्छा, जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पूछा जाएगा कि जनन प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार। कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल। पूछा जाएगा कि जन्म कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। कोई दिक्कत है? चलिए, अलैंगिक को असेक्सुअल बोलेंगे, अलैंगिक को सेक्सुअल बोलेंगे। चलिए आप देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग देख क्या हुआ। चलिए सुनिए, लैंगिक प्रजनन के बारे में सुनिए। कुंदन तुमको भी बोलना है, सब कोई बोलोगे तो याद आएगा, संगम बोलना है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जन्म में नर युग्म या मादा युग्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें भी किसी प्रकार गैमेट की आवश्यकता नहीं होती। जो गैमेट होता है जिसको नर युग्म या मादा युग्म बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह जो है ना उस मतलब बॉडी के उस जीव के शरीर में दोनों एक ही जीव में रहता है, चाहे नर अंगक हो या मादा अंगक हो, दोनों के शरीर में रहता है। इसलिए ना तो नर की जरूरत है ना तो मादा की जरूरत है। अब देखिए, इस प्रकार के जन्म में नर युग्म मादा युग्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन क्रिया एक ही शरीर में होती है। यह जो पूछा जाएगा कि बताइए अलैंगिक प्रजनन में क्या नर युग्म और मादा युग्म की जरूरत होती है? नहीं होती है। इस मतलब इसमें गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। चलिए, यह पूछा जाएगा कि बताइए जो अलैंगिक प्रजनन है वो एक ही शरीर में होता है या दो शरीर में इन्वॉल्व होता है? तो एक ही शरीर में होता है। किस शरीर में? एक ही शरीर में। चलिए, यह जनन कई प्रकार का होता है। ये जो अलैंगिक प्रजनन है इसका भी बहुत सारा टाइप है, मेनी टाइप है, ठीक है ना। तो चलिए उन टाइप को हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत है ना अलैंगिक जनन में। चलिए, पहला आया था विखंडन। क्या आता? विखंडन। अच्छा बताइए, विखंडन में क्या होता है? टूटना, टूट के छिड़िया जाना, है ना। टूट के क्या हो जाना? छिड़िया जाना। जैसे मान लो लड्डू को हाथ में लिए, लड्डू को दबा के आप तोड़िए, क्या होगा? लड्डू को सारा जो बूंदी है वो छिटा जाएगा ना। इसे क्या बोलेंगे? विखंडन। समझने के लिए देहाती भाषा में इसको क्या बोलेंगे? विखंडन बोल सकते हैं ना। तो वही चलिए विखंडन पढ़ते हैं। विखंडन, इसको इंग्लिश में फ्यूजन बोला था। क्या होता है? फ्यूजन। एक होता है फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, ठीक है ना। एक होता है विखंडन, ठीक है ना। चलिए विखंडन पढ़ते हैं। इसमें केंद्रक बढ़ जाता है। क्या होता है? केंद्रक बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। पूछा जाएगा विखंडन में क्या होता है? केंद्रक बढ़ जाता है। केंद्रक क्या होता है? दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अमीबा पाया जाता है। पूछा जाएगा कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? किस विधि द्वारा? विखंडन। को दिक्कत है? बताइए, विखंडन विधि में क्या केंद्रक टूट जाता है? हाँ। तो विखंडन विधि में क्या होता है? केंद्रक दो भागों में टूट जाता है। क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है, ठीक है ना। विखंडन विधि में केंद्रक क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है। और ये दोनों भाग है, दोनों केंद्रक टूटने के बाद ये दोनों क्या होता है? अलग अलग बॉडी का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? अलग अलग जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। पूछा जाएगा ये जो विखंडन विधि द्वारा प्रजनन है किस जीव में पाया जाता है? अमीबा में। ये उल्टा किसी को ऐसे पूछ सकता है कि बताइए अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? कि कौन सा प्रजनन? विखंडन। कौन सा प्रजनन? विखंडन। अमीबा में विखंडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विखंडन। कोई दिक्कत है? चलिए, मुकुलन। अब आता है इसका मुकुलन। क्या आता है? मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग मीन्स क्या होता है? बर्ड निकलना। क्या निकलना? बर्ड। अच्छा, आलू समय देखते हैं बर्ड निकलता है, कलीज को बोलते हैं, वही होता है। चलिए, मुकुलन। इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है। क्या होता है? उभार। मतलब उभार होता है। बर्ड जिनको देखते हैं उभार है ना। जैसे आलू में देखिए, जब हम लोग आलू जो खेत में लगाने के लिए लाते हैं उसमें देखते हैं थोड़ा सा उभार आता है ना, वही क्या है? बर्ड है। क्या है? बर्ड। उसी को हम उभार बोल सकते हैं, जिसे बर्ड कहते हैं। यह बर्ड कुछ समय बाद टूट कर नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। यह बर्ड कुछ समय बाद टूट कर क्या करता है? नए जीव का निर्माण करता है। अच्छा, पूछा जाएगा बताइए मुकुलन में बर्डिंग में क्या होता है? मुकुलन प्रजनन कैसे होता है? इसमें शरीर के इसमें जीव के शरीर में क्या होता है? एक उभार आता है। क्या आता है? उभार आता है। वही उभार टूट के क्या होता है? अलग होता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। पूछा जाएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किन किन जीवों में होता है? पहली बात हाइड्रा होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। आलू इस समय में हो सकता है, आलू में होता है ना। हाँ, मेन रूप से इसका मुख्य एग्जाम्पल जो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। पूछा जाएगा कि बताइए, ये क्वेश्चन हजारों बार ग्रुप डी में रेलवे में पूछा गया है कि बताइए
हाइड्रा में किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन दे देगा, विखंडन दे देगा। मुकुलन तो किस द्वारा? मुकुलन द्वारा, इंग्लिश में बडिंग, इंग्लिश में बडिंग। कोई दिक्कत है? पूछा जाएगा, बताइए हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। किस विधि द्वारा? अमीबा में विखंडन। अमीबा में किस विधि द्वारा? कोई दिक्कत है? अमीबा में विखंडन। चलिए अब आता है तीसरा नंबर, कायिक प्रजनन। क्या क्या होता है? कायिक प्रजनन। हाँ, आलू में होता है। क्या आलू क्या होता है? कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन को इंग्लिश में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला था। क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सी रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। चलिए इसके बारे में। वैसा जनन जिसमें जड़ तना तथा पत्तियां क्या होती है? भाग लेती है। मतलब वैसा जनन जिसमें क्या होगा? जड़ भी भाग लेगा, तना भी भाग लेगा और पत्ती भाग लेगा, उसको कैसा रिप्रोडक्शन बोलेंगे? कायिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? कायिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? कायिक प्रजनन। ठीक है ना? चलिए अच्छा, कायिक प्रजनन किसमें पता है? ब्रायोफाइलम देखें, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का जब पत्ता वृक्ष से टूट के नीचे गिरता है, उनके पत्ती से ही कली निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? गली। मतलब पत्ती से उसका वृक्ष बन जाता है। क्या बन जाता है? आप ब्रायोफाइलम का पत्ती जो है यूट्यूब में या तो आप गूगल में खोल के देखिएगा, देखिए आपको पता चलेगा। जो ब्रायोफाइलम का पत्ती होता है उसी से बर्ड निकलता है। बर्ड के बाद क्या होता है? उसमें वृक्ष निकलने लगता है, प्लांट बन जाता है। समझ गए ना? चलिए पूछा जाएगा कि जो कायिक प्रजनन है इसमें क्या क्या भाग होता है? वृक्ष जो होता है, जो प्लांट होता है, उसका जड़, तना, पत्तियां, ये सब क्या होता है? भाग लेता है। चलिए जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा। आलू हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया और शकरकंद हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे या एनटीपीसी जो एग्जाम रेलवे वाला, उसमें पूछा जाता है, टेक्नीशियन में पूछा गया कि बताइए ये जो गुलाब है उसमें किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? जिसको हिंदी बोलेंगे कायिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? पूछा बताइए आलू में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? कायिक प्रजनन। कौन सा प्रजनन? कायिक प्रजनन। आलू में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? कायिक प्रजनन। कोई दिक्कत है? चलिए लैंगिक जनन होता है। अब क्या आता है? लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इस प्रकार के जन्म में नर युवक तथा मादा युवक का मिलना आवश्यक होता है। जैसे मनुष्य में कौन सा प्रजनन पाया था? लैंगिक। जितने भी जीव हैं, जितने भी एनिमल, उसमें कौन सा प्रजनन पाया था? लैंगिक। अच्छा बताइए लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन को करने के लिए मतलब हम लोग जो है जीव, उसमें कौन सा प्रजनन पाया था? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन करने के लिए उसमें जीव में दोनों चीजें होना चाहिए। मतलब नर युग्मक भी होना चाहिए और मादा युग्मक भी होना चाहिए। मतलब दोनों गेमेट्स का जरूरत होता है ना? चलिए इस प्रकार के जन्म में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है। क्या होता है? आवश्यक होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं लैंगिक जनन तो पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन के बाद जान लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में लैंगिक अच्छा गौण लक्षण आता है। क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या होता है मनुष्यों में? यानी अगर कोई लड़का है उसका दाढ़ी मूंछ है ना, जो लैंगिक गौण लक्षण होता है वो क्या करता है? उभार लाता है उसको। चलिए जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी हो जाना। क्या हो जाना? दाढ़ी मूंछ आना, आवाज भारी हो जाना। ठीक है ना? और ये भी पूछ सकता है कि बताइए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मेल में पाया जाता है या फीमेल में? किसमें पाया जाता है? मेल में। किसमें पाया जाता है? मेल में। चलिए पुरुष में जनन क्षमता 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। पूछा जाएगा कि बताइए पुरुष में जनन क्षमता कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है? 14 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष। पुरुष में जो जनन क्षमता है वो कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष। तो दिक्कत है? चलिए जबकि महिलाओं में जनन क्षमता कितने वर्ष में? 12 वर्ष। कितने वर्ष में? 12 वर्ष। 11-12 मान, मैक्सिमम 12 मानना। ठीक है ना? पूछा जाएगा कि महिलाओं में जो जनन की क्षमता होती है वो कितने वर्ष से शुरू हो जाती है? 12 वर्ष में। और 50 वर्ष की अवस्था के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है। देखिए जब नहीं पुरुष में भी होता है, महिला में पुरुष में भी होता है। कहाँ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पुरुष में नहीं होता है ना। लेकिन एसके ढाका जो बुक उसमें दिया हुआ मेनोपॉज और एंड्रोपॉज, एंड्रोपॉज मेल में होता है और मेनोपॉज फीमेल होता है। ये दोनों होता है, लेकिन फीमेल का जो 60 साल की उम्र तक होता है। समझ गए ना? फीमेल का 50 में बंद हो जाता है। होता है। मेल का भी होता है। नहीं मेल का भी होता है। हम मेल का बुढ़ा हो जाता है। हाँ जब वो एजेड हो जाता है उसमें क्या होता है? एक होता है मेनोपॉज, होता है एंड्रोपॉज। ठीक है उसको क्लियर कर देगा आगे। चलिए ठीक है सुनिए तो सुनिए। अच्छा 50 वर्ष अवस्था के बाद क्या होता है? अच्छा नोनाक्सिनिनोल 9 जो नामक दवा है वो स्पर्म को क्या करता है? मार डालता है। पूछा जाएगा नोनाक्सिनोल जो नामक दवाई है, नोनाक्सिनोल 9 नामक जो दवाई वो क्या करता है? शुक्राणुओं को मार देता है। चलिए अब हम लोग मादा जनन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? सुनिए अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? मादा जनन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन। मादा में वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते। सुनिए
मादा में यानी फीमेल में वैसा अंग जो कि क्या होता है जनन क्रिया में भाग होता है। किसमें भाग होता है? जनन क्रिया में। उसको क्या बोलेंगे? मादा जनन अंग। क्या बोलेंगे उसको? मादा जनन अंग। चलिए अब आता है मादा जनन में पहला क्या आता है? अंडाशय। क्या आता है? अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पूछा जाएगा कि फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। ओवम की संख्या? ओवम भी 2 होता है। कितना होता है? ओवम भी 2। ओवरी और ओवम दोनों क्या होता है? 2 होता है। ओवरी में ओवम का निर्माण होता है ना। हाँ ओवरी में ओवम का संख्या हाँ सॉरी हाँ ओवरी 2 ओवम तो बहुत सारा सॉरी गलती हो गया। ओवरी का संख्या कितना होगा? 2 होगा। लेकिन ओवम तो उसमें बहुत सारा बनेगा। सही बात बोले। चलिए ठीक है इसके लिए गलती सॉरी गलती हो गया। अच्छा ओवरी इसकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य काम क्या है? अंडा का निर्माण करना। ओवरी का मुख्य काम क्या है? अंडा का निर्माण करना। फॉर्मेशन ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। पूछा जाएगा कि ओवरी का मेन वर्क क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ ओवम करता है, ओवम का निर्माण करता है, ओवम को बनाता है। चलिए अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूछा जाएगा कि जो ओवरी होता है अंडाशय है उससे कितने प्रकार हार्मोन निकलते हैं? 3 प्रकार। पहला आता है एस्ट्रोजन। पहला कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल में, ठीक है ना, क्या होता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है। कौन? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। पूछा जाएगा कौन सा हार्मोन है जो फीमेल में मासिक धर्म को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल में क्या करता है? मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। दूसरा आता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा आता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है स्तन का विकास और गर्भधारण करने में सहायक होता है। क्या करता है? हाँ पूछा जाएगा बताइए प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका क्या काम है? स्तन का विकास करता है और गर्भधारण में हेल्प करता है। चलिए तीसरा आता है रिलैक्सिन हार्मोन। कैसा हार्मोन? अच्छा रिलैक्सिन मतलब रिलैक्सिन से रिलैक्स जुड़ता है ना। रिलैक्सिन या रिलैक्स एक ही तरह का होता है ना। इसको आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन है ना, रिलैक्सिन हार्मोन वो प्रसव के समय, कब के समय? प्रसव। इसको डिलीवरी बोलते हैं। जब कोई माता किसी बच्चे को जन्म देती है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन इसीलिए निकलता है ताकि उसको क्या हो? रिलैक्स फील हो। क्या हो? रिलैक्स फील हो। या रिलैक्सिन हार्मोन जिसके बॉडी में कम स्राव होता है ना उसको ऑक्सीटोसिन नामक लगा देते इंजेक्शन। वो क्या करता है? उससे फिर उससे दर्द को क्या करता है? कम करता है। और क्या करता है? वही रिलैक्सिन नामक हार्मोन को वो सिक्रीट करने का मौका देता है, ठीक है ना, वो सिक्रीट करवाता है। चलिए पूछा जाएगा कि बताइए रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है? प्रसव क्रिया को क्या करता है? कम करता है। इसको लेबर पेन बोलते हैं। उसको क्या करता है? कम करता है। और प्रसव करने में क्या होता है? वो सहायक होता है। अच्छा यह यूटेरस के मार्ग को चौड़ा करता है। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो क्या करता है? जो यूटेरस होता है यूटेरस के मार्ग को क्या करता है? चौड़ा करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है फेलोपियन ट्यूब। क्या आता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब एक नली के समान रचना होती है, ठीक है, जो ओवरी को अच्छा यूरेटस से जोड़ता है। अच्छा फेलोपियन ट्यूब एक तरह का नलिका होता है जो ओवरी को कहां से जोड़ता है? यूरेटस। कहां जोड़ता है? यूरेटस से। अच्छा निषेचन की क्रिया पूछा जाएगा कि बताइए मनुष्य में यानी फीमेल में निषेचन की क्रिया कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन जो है ना 2018 वाले ग्रुप डी में पूछा गया था। तब 2018 वाले ग्रुप डी में पूछा गया था। बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही रिपीट किया है कि बताइए मनुष्य में जो है यानी फीमेल में जो मतलब निषेचन की क्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में या डिंबवाहिनी में, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा आता है यूटेरस। क्या आता है? यूटेरस। भ्रूण का विकास कहां होता है? यूटेरस में। पूछा जाएगा बताइए हमारे बॉडी में फीमेल के बॉडी में भ्रूण का विकास कहां होता है? यूटेरस। कहां होता है? यूटेरस। यूटेरस का आकार थैली के समान किसके समान होता है? थैली के समान। यूटेरस में बनने वाला भ्रूण बच्चा का सबसे पहले हृदय बनता है। अच्छा यूटेरस में जो भ्रूण बनता है उससे बच्चा का सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट बनता है। पूछा जा सकता है कि बताइए जब बच्चे का भ्रूण बनता है उसमें भ्रूण का कौन सा पार्ट सबसे पहले बनता है? हमारे शरीर कौन सा पार्ट? हार्ट। हमारे बॉडी में सबसे पहले कौन सा पार्ट बनता है? हार्ट बनता है। कौन सा पार्ट बनता है? हार्ट। यानी हृदय बनता है। क्या बनता है? हृदय बनता है। कैमरा थोड़ा ऐसे घुमा देता तब ना नीचे का फोटो आ रहा है। जाओ थोड़ा सा कर दो सीधा। संगम थोड़ा सीधा कर दो इसको जाके। पूछा जाएगा कि अच्छा क्या पूछा जाएगा? जब बच्चे मतलब जब माँ के पेट में गर्भ को धारण करता है उसमें उसके बाद बच्चे का सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है। कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट। इसको क्या बोलेंगे? हृदय बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हृदय। कोई दिक्कत है? उसको क्या बोलेंगे? हार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हार्ट। चलो अब ठीक है। चलो ठीक है रहने दो, छोड़ दो उसको। चलो आ जाओ तुम, अब हो गया। अब यूटेरस हो गया। अच्छा
यूटेरस के अंदर भ्रूण जो है ना, यूटेरस के अंदर जो भ्रूण है एक इम्यूनोसाइटिक सेल या सेक्स नामक झिल्ली में ढका था। किसमें? इम्यूनिटिक सेल। उसको क्या होता है? इम्यूनिटिक सेल। कौन सा सेल? इम्यूनिटिक सेल। पूछा जाएगा कि बताइए पेट मतलब माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो किस, हाँ कौन सा सेल? इम्यूनिटिक सेल। कौन सा सेल? इम्यूनिटिक सेल। सेवन क्या होता है? थैला। इम्यूनिटिक नाम जो थैला होता है उसमें क्या होता है? ढका रहता है, बच्चा उसी के अंदर रहता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए, भ्रूण में भोजन भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा किस अवस्था में रहेगा? भ्रूणीय अवस्था में, या उसको बोले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसको जो भोजन मिलता है किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा, जिसको गर्भनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गर्भनाल के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भ्रूणीय अवस्था में बच्चों को भोजन किसके द्वारा मिलता है? गर्भनाल के द्वारा या प्लेसेंटा। गर्भनाल के द्वारा या प्लेसेंटा। चलिए, गर्भावस्था के दौरान बच्चों और महिलाओं में लोहा और आयरन की क्या होती है? लोहा और कैल्शियम क्या होती है? कमी होती है। जब माँ गर्भ को धारण करती है, जब किसी भी बच्चे की माँ गर्भ को धारण करती है तो उसमें किस विटामिन की कमी होता है? उसको कैल्शियम और आयरन, कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो सरकारी वाला हॉस्पिटल होता है गांव का, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, या गांव में जो आशा नर्स लोग आती है या जो नर्स आती है या आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है, उसमें क्या करता है? आयरन का टेबलेट दिया जाता है फ्री में, मतलब बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। कौन सा टेबलेट है? आयरन का, ताकि क्या हो, जो फीमेल है उसके बॉडी में आयरन की कमी ना हो। आयरन और कैल्शियम का टेबलेट है। चलिए, नर युग्मों को हम लोग पढ़ते हैं क्या? नर जननांग। कौन सा जननांग? नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर युग्मों को शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नर युग्म होता है उसको क्या बोलता है? शुक्राणु। चलिए, वे ही शुक्राणु जन्म क्रिया में भाग लेते हैं। क्या कहते हैं? जो शुक्राणु था वही जन्म क्रिया में भाग लेता है। पूछा जाएगा फीमेल ऑर्गन में कौन जन्म क्रिया में भाग लेता है? शुक्राणु। हाँ, पूछ रहा था। जिनकी पूछ होती है। अच्छा, प्रत्येक शुक्राणु में 30 जोड़ा क्रोमोसोम पाया। कितना जोड़ा? पूछा जाएगा प्रत्येक शुक्राणु में स्पर्म में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? कितना जोड़ा? 30 जोड़ा। चलिए, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा या 46 क्रोमोसोम, या तो 23 जोड़ा बोलिए या 46 क्रोमोसोम। सुनिए, पूछा जाएगा या तो हमारे शरीर में पूछा जाएगा या स्पर्म में, या तो पूछा जाएगा मनुष्य के शरीर में या स्पर्म में कुल कितना क्रोमोसोम पाया था? 46। और जोड़ा में पूछेगा 23 जोड़ा, 23 पेयर, 23 पेयर। ठीक है। चलिए, मादा युग्म किसको बोलते हैं? अंडाणु। ओवम को मादा युग्म किसको बोलते हैं? अंडाणु को। पूछा जाएगा कि मादा युग्म किसको बोलता है? अंडाणु या ओवम को। अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। जो अंडाणु का आकार होता है यानी ओवम होता है, वो क्या होता है? स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। जो कि अच्छा, ओवम जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल होता है ना। चलिए, अंडाणु गोलाकार होता है। कैसा होता है? इसमें भी 23 क्रोमोसोम पाया था। पूछा जाएगा कि जो ओवम होता है उसमें कितना क्रोमोसोम पाया था? 23। कितना क्रोमोसोम पाया था? 23। चलिए, अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडियोटा कहा था। अंडाणु को जो बाहर का आवरण था उसको क्या होता है? कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाया था। क्या बात है? एक झिल्ली पाया था जिसे जोना प्लेसेंटा कहा था। क्या था? जोना प्लेसोडा कहा था। अब नर जननांग देखिए, नर के शरीर का वह भाग जो जन्म के भाग तो उसे क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नर जननांग कहते हैं। अब चलिए, नर जननांग को थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, पूछा जाएगा कि मनुष्य मेल का मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। चलिए, टेस्टिस विल्सन, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। पूछा जाएगा मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। ओवम की संख्या अनंत होता है। ओवम की संख्या कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? ईयरफोन दो दे, मेरा ईयरफोन लेगा। बोर्ड सा किलो तो यहाँ का जाओ। अच्छा, पूछा जाएगा कि लाइव चल रहा है भाई। आ जाइए, थोड़ा आपका भी आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। 10 रुपए चाहिए। कल से पंकज भैया भी आएगा। चलिए, पूछा जाएगा कि मनुष्य में मेल में टेस्टिस संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। चलिए, इसकी संख्या 2 होती है। सुनिए, हाँ, यह शरीर के बाहर होता है। यह शरीर का होता है बाहर। पूछा जाएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो शरीर के अंदर होता है बाहर? बाहर होता है। इसका मुख्य काम क्या है? शुक्राणु था टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। पूछा जाएगा कि बताइए टेस्टिस का मुख्य काम क्या है? शुक्राणु या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। पूछा जाएगा कि बताइए टेस्टिस का मेन काम क्या है?
शुक्राणु या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, शुक्राणु या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। कोई दिक्कत है? निर्माण करना। सुनिए, पूछा जाएगा कि बताइए, सुनिए, टेस्टिस का इधर पर देखिए, टेस्टिस का क्या काम है? शुक्राणु या टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। चलिए, टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। क्या करता है? उत्तेजना पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड? पूछा जाएगा कि बताइए, जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, उनके निर्माण में कौन सा ग्लैंड भाग होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड। कोई दिक्कत? आप पढ़ते हैं हम लोग अधिवृषण के बारे में। किसके बारे में? अधिवृषण। जो देखिए, जो अधिवृषण होता है ना, वो विरसन यानी टेस्टिस से जुड़ा होता है। जो अधिवृषण होता है वो विरसन यानी टेस्टिस से क्या होता है? जुड़ा होता है। अच्छा, इसका मुख्य काम है परिपक्व शुक्राणुओं को संचित रखना। क्या करना? जो शुक्राणु मेच्योर हो जाता है, जो परिपक्व हो जाता है, उसको क्या करता है? ये संचित रखता है। क्या करता है? संचित रखता है। चलिए, अब आता है वास डिफरेंस। क्या आता है? वास डिफरेंस। देखिए, यह पतला सा नस होता है। वास डिफरेंस क्या होता है? इस तरह का नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु, अच्छा, जिसके माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचते हैं। अच्छा, वास डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये जो वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस, ये टेस्टिस से उसको क्या होता है? पेनिस। हाँ, टेस्टिस से इसका कनेक्शन पेनिस से रहता है। कहाँ से रहता है? पेनिस से। टेस्टिस से जो शुक्राणु है ना, उसको पेनिस तक पहुंचाने का काम ये करता है। कौन पता? वास डिफरेंस। कौन पता? वास डिफरेंस। समझ गए ना? अच्छा, पूछेगा वास डिफरेंस क्या का काम क्या है? ये क्या करता है? टेस्टिस से जो स्पर्म होता है उसको पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है ना? आप देखिए, अब एक चीज यहाँ आप सुने होंगे कि वैसेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी होता है जिसको नसबंदी बोलते हैं ना। अच्छा, नसबंदी में पता है क्या होता है? नसबंदी में, हाँ, नसबंदी में क्या होता है? ये जो वास डिफरेंस, सुनिए, नसबंदी में क्या होता है? ये जो वास डिफरेंस है, इसी को क्या करते हैं? काट दिया था। क्या करना? काट के उसको धागे से बांध दिया था। अब देखिए, जब इस वास डिफरेंस को काट के धागे से बांध दिया तो स्पर्म क्या इधर आ पाएगा? पेनिस तक नहीं आ पाएगा। यही कारण होता है कि हमारे बॉडी से पेनिस नहीं सॉरी, हमारे बॉडी से स्पर्म क्या होता है? नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। जिसका कारण क्या होता है? हाँ, दोनों मेल और फीमेल तो फ्यूजन करता है, लेकिन क्या होता है? गर्भधारण करने की संभावना नहीं होता। स्पर्म अवेलेबल होगा, फ्यूजन होगा? नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। चलिए, अब आता है जिसको पेनिस बोलते हैं। यह बाह्य जननांग क्या है? पूछा जाएगा, शिश्न क्या है? बाह्य जननांग है। इसका मुख्य काम है शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाना। पूछा जाएगा, पेनिस का मेल वर्ग क्या है? बताइए। हाँ, शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाना। पूछा जाएगा, बताइए, पेनिस का मेन काम क्या है? शुक्राणुओं को मादा जननांग तक पहुंचाना। शुक्राणु कहाँ तक पहुंचाना? मादा जननांग तक पहुंचाना। चलिए, कोई दिक्कत है? अब वैसेक्टोमी पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। वैसेक्टोमी एक तरह क्या होता है? नसबंदी होता है। क्या होता है? नसबंदी, जिसमें क्या किया था? वास डिफरेंस को काट दिया था। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, बताइए, पुरुषों की नसबंदी क्या कराते हैं? बाइसेक्टोमी। क्या कराते हैं? बाइसेक्टोमी। और जो महिलाओं की नसबंदी होती है उसको ट्यूबटेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबटेक्टोमी, ठीक है ना? या ट्यूबसेक्टोमी बोल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ट्यूब, उसमें फैलोपियन ट्यूब काटा जाता है, इसमें वास डिफरेंस काट देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है निषेचन। क्या आता है? निषेचन, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नर युवक मादा युवक को मिल जाना ही निषेचन का क्या कहता है? निषेचन। पूछा जाएगा कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है उसको क्या बोला था? निषेचन। निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब। पूछा जाएगा कि ये जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? अच्छा, निषेचन के बाद गैमीट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गैमीट्स का। पूछा जाएगा, निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? गैमीट्स का, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। पूछा जाएगा, बताइए, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? गैमीट्स बनता है। क्या बनता है? गैमीट्स। और यही गैमीट जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, विकसित, तब क्या बनता है? भ्रूण बनता है, यानी एम्ब्रॉय बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है। पूछा जाएगा कि बताइए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में। कहाँ होता है? हाँ, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में। यही कारण है, देखिए, और वो नहीं होता है जिसको आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या ट्यूब में नहीं बनाता बच्चे को, तो फिर नहीं, एक ट्यूब नहीं होता है, डॉक्टर लोग जो करता है, उसमें क्या करता है? मेल का स्पर्म लेता और फीमेल का ओवम लेता, उसको क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो, हाँ, जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रॉय बनता है, उसको कहाँ डालता है? यूटेरस में। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो बनता है गैमीट्स, है ना, उसको कहाँ ले जाकर डाल देता है? यूटेरस में। वहाँ क्या होता है? बच्चे का विकास होने लगता है, भ्रूण का विकास डेवलप होने लगता है। चलिए, सुनिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में। कहाँ होता है? पूछा जाता है क्वेश्चन की, बताइए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूटेरस में। कहाँ होता है? अच्छा,
गर्भावस्था के दौरान मासिक चक्र को क्या होता है, रुक जाता है। जब गर्भावस्था में होती है माँ तो क्या होता है, उनका मासिक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। चलिए अब देखिए मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स। मेल गेमिट किसको बोलेंगे, स्पर्म को, और फीमेल गेमिट किसको बोलेंगे, मेल गेमिट स्पर्म हुआ ना, और फीमेल गेमिट ओवम हो। क्या हुआ, ओवम। जब ये दोनों मिलता है क्या बनता है, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। कहाँ बनाता है, फैलोपियन ट्यूब। कहाँ बनता है, पूछा जाएगा जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब फर्टिलाइजेशन करता है तो जायगोट का निर्माण कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, चलिए उसके बाद ये जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रॉय बनता है। क्या बनता है, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय कहाँ बनता है, यूटेरस में। कहाँ बनता है, यूटेरस। उसका बेबी का जन्म हो जाता है। क्या होता है, बेबी का जन्म हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये ऑर्डर में सजाने के लिए देता है। सबसे पहले क्या होता है, जायगोट होता है। क्या होता है, ये आपको सजाने के लिए क्रम में दे सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, जायगोट होता है। क्या होता है, जायगोट। जायगोट के बाद एम्ब्रॉय। जायगोट के बाद एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय के बाद बनता है फीटस। क्या बनता है, फीटस। फीटस के बाद बनता है बेबी। फीटस के बाद क्या होता है, बेबी। या एक बार बोलिए तो, सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट, तब फिर एम्ब्रॉय, उसके बाद फीटस, उसके बाद बेबी। अब बेबी बनने के बाद क्या उसका बोर्न हो जाता है, जन्म हो जाता है। कोई दिक्कत है। इस प्रकार हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग कल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ के आइएगा। ठीक है ना। बायोलॉजी का टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग फिर से केमिस्ट्री की ओर रुख करते हैं, है ना। मोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए 20 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे क्या, प्रदीप जी, कोई दिक्कत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करते हैं क्योंकि फिजिक्स ज्यादा चैप्टर पढ़ लिया है ना, इसलिए केमिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है ना। और कल से जो हम लोगों का टाइम रहेगा दोस्तों वो 7 बजे से लेके 9 बजे शाम में। कब रहेगा, 7 बजे से लेके 9 बजे शाम में। आप लोग सबको लाइव आना ना भूलिएगा। ठीक है ना। इसका सूचना हम लास्ट में भी दे देंगे। तो चलिए ठीक है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे थोड़ा सा। क्या प्रदीप जी, कोई दिक्कत है सर? चलिए हाथ में लगे हुए हैं। चलिए अच्छा हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग आंसर बताइए। बताइए पदार्थ की जो चौथी अवस्था होगी उसका नाम क्या है, अवस्था। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है, उधर दिख रहा है लाइव है, ऐसे ऐसे हाथ का है। तुम सुनो, पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पांचवी अवस्था ठीक है। चलिए अच्छा बताइए पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर, ठीक है ना, पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन 40%। पूछा जाएगा ये जो ऑक्सीजन है कितना परसेंट पाया जाता है, 46%, 46%। सिलिकॉन 27%। दूसरा नंबर कौन पाया था, सिलिकॉन। दूसरा नंबर कौन तत्व पाया था, सिलिकॉन। सुनिए हाँ, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या पाया था, एल्यूमिनियम। तीसरा, 3 को याद रखना, कितना, 3 को। पूछा जाएगा कि सुनिए, पूछा जाएगा कि बताइए भूप्रपट्टी में तत्वों का क्रम बताइए। तो पहले क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, हाँ लोहा, उसके बाद कैल्शियम। सुनिए ऐसे याद नहीं होता, जैसे याद करिए OSIALFE, ऐसे याद हो जाएगा ना, OSIALFE। या इसका ट्रिक है O सियाल फेंको ना, ठीक है ना, O सियाल फेंको ना, ठीक है ना। या इसको ऐसे याद रखें OSIALFE, कैसे याद रखेंगे, OSIALFE। कोई दिक्कत, 2-4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है, OSIALFE। क्या है, OSIALFE, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि बताइए भूप्रपट्टी तत्वों का क्रम क्या है, OSIALFE। चलिए ये हो गया ना। अब पूछा जाएगा मानव शरीर में तत्वों का क्रम, तब देखिए OCHNCA। क्या ठीक है, OCHNCA। O से हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% होता है, नहीं ऑक्सीजन होता है हमारे बॉडी में 65%। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछेगा 21%, कितना होता है, 21%। चलिए और कार्बन होता है 18%, कितना होता है, 18%। उसको हाइड्रोजन होता है 10%, कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 3%, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे मानव शरीर में तत्वों का क्रम है। क्या है, तत्वों का क्रम है। चलिए हम लोग में तत्व कैल्शियम पाया जाता है। हाँ चलिए, हाँ शरीर में तत्व की मात्रा पूछे कैल्शियम। चलिए अब देखिए सुनिए, अब हम लोग उस दिन जो है मिश्रण को अलग करने की विधियां पढ़ लिए थे। अब लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन पढ़, क्या पढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चलिए अच्छा बताइए, जब हम बर्फ को, सॉरी पानी को अगर बर्फ बनाना चाहें तो हमको क्या करना होगा, ठंडा करना होगा या गर्म करना होगा, क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। कितना, 0 डिग्री, ठीक है। जब हमको पानी को बर्फ बनाना होगा, यानी इसके अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या करना होता है, ठंडा करना पड़ता है।
जब पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। आप देखिए जब पानी को सुनिए, जब पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं क्या बनता है? भाप बनता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वाटर के मतलब जल का जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है ना। चलिए सुनिए, ये जो अवस्था में परिवर्तन है, किसी भी पदार्थ का जो अवस्था में परिवर्तन है, ताप या दाब को कम करके या बढ़ा कर, ताप कम करके या बढ़ा कर। अच्छा, अभी जो हमने जल को बर्फ बना दिए तो क्या किए? कम किए ताप को। अब फिर जल से हम अगर भाप बना क्या ताप को बढ़ाते हैं, इसलिए ताप या दाब को बढ़ा के या घटा के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसका कुछ जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इनके अवस्था को परिवर्तन नहीं, चीजों को नहीं कर सकते। कुछ चीजें लोहा नहीं, लोहा तो कर सकते लेकिन लकड़ी को नहीं कर सकते। चलिए पदार्थ की अवस्था देखिए, द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उनमें से अधिकांश यह परिवर्तन का एक विशेष दाब पर, एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप पर वस्तु का द्रवनांक, अच्छा सीधा समझिए क्या मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस से द्रव बनता है, क्या होता है? जिस ताप पर कोई वस्तु ठोस से द्रव बनेगा उसको क्या बोलेंगे? द्रवनांक। क्या बोलेंगे? द्रवनांक बोलिए, ऐसे गलनांक बोलता है, ठीक है ना, वही ना गलनांक। गलनांक बोलिए या द्रवनांक बोलिए, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरा आता है हिमांक। क्या आता है? हिमांक, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कहता है जिस ताप या दाब पर कोई वस्तु क्या होता है? जमना शुरू करता है। क्या कहता है? द्रव जम जाता है। जिस ताप या दाब पर कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ या द्रव जमना शुरू करता है उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु या जमना बोलते हैं। चलिए समानतः पदार्थ का द्रवनांक और हिमांक क्या होता है? बराबर होता है। पदार्थ का जो द्रव्यांक और हिमांक होता है क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, जैसे बर्फ का द्रव्यांक और हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यांक दोनों कम हो जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए जब हम पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं उसका द्रव्यांक और हिमांक घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। जब पदार्थ में हम क्या करेंगे? अशुद्धि मिला देंगे। क्या करेंगे? अशुद्धि मिला देंगे, उसका द्रव्यांक और हिमांक क्या होगा? घट जाएगा। यही कारण है कि जब हम लोग बर्फ बनाते हैं, बर्फ उसमें जिलेटिन मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, जिससे क्या हो? बर्फ का गलनांक घट जाता है ताकि बर्फ जल्दी ना गले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए मतलब बर्फ को ठंडा नहीं, बर्फ को गलने से रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाता है? जिलेटिन। कौन सा पदार्थ? जिलेटिन से मिलाते हैं तो क्या होता है? बर्फ जल्दी गलता नहीं, वो द्रव्यांक उसका नहीं होता, ठीक है ना, वो द्रव्यांक क्या होता है? हाँ चलिए ये हो गया। चलिए सांचे में केवल वे पदार्थ डाले जा सकते जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बताइए सांचे में हम किस पदार्थ को डालेंगे जो ठोस बनने में क्या होता है? जिसका आयतन बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि तभी वे सांचे का आकार पूर्ण तो प्राप्त कर सकता है। अच्छा, हम ऐसा पदार्थ को सांचे में डाल देंगे जो कि गर्म करने पर और फैल जाए तो वो सांचा का आकार लेगा? नहीं लेगा। हम सांचे में उस पदार्थ को डालते हैं जो कि गर्म करने पर उसका आयतन क्या हो? फैलेगी, प्रसार हो, तब ना उसको सांचे में ढालेंगे। सांचे में ढालेंगे तब ना वो सांचे का पूर्ण आकार ले लेगा, ठीक है ना। जितने भी बर्तन बनता है वो इसी सिद्धांत पर बनता है, समझा गया ना। चलिए मुद्रम धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर क्या होता है? आयतन में बढ़ते हैं। जितना भी मुद्रम धातु होता है, ठीक है, जितना भी मुद्रम धातु होता है वो क्या होता है? जो कि जमने पर क्या होता है? उसका आयतन बढ़ने लगता है। अच्छा, चांदी या सोने की मुद्राएं ढाल नहीं आती है, केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है। चांदी या सोना का जो मुद्रा होता है उसको ढाल नहीं सकते हैं, क्यों? केवल उसको मोहर लगा ठप्पा मार के बनाता है। क्या मार के? ठप्पा। अच्छा, पढ़े हैं ना हिस्ट्री में आहत सिक्का या पंचमा सिक्का, वही आहत सिक्का या पंचमा सिक्का क्या होता है? इसको ठप्पा मार के बनाता है, ठीक है ना। चलिए मिश्र धातुओं का द्रव्यांक उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होता है। क्या होता है? द्रव्यांक पदार्थ से, सुनिए, मिश्र धातु का जो द्रव्यांक होता है ना उससे बनने वाला जो पदार्थ होता है उससे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जो मिश्र धातु जैसे मान लो एल्यूमिनियम, जैसे मान लो पीतल और तांबा मिला क्या मानते हैं? पीतल और तांबा। हाँ, मतलब तांबा और जिंक से, हाँ, तांबा और जिंक से पीतल बनता है ना, तो इसमें क्या होगा? क्या दिया सुनिए, मिश्र धातुओं का जो द्रव्यांक होता है उनमें बनने वाले पदार्थ के गलनांक क्या होता है? कम होता है। उससे बनने वाले से मान लो पीतल और जिंक, पीतल और जिंक, तांबा और जिंक मिला के पीतल, कॉपर और तांबा को मिला के जब आप बनाइए क्या पीतल बनेगा ना, उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अशुद्धि डाल देने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जो मिश्र धातु बनेगा ना,
जो पीतल बनेगा उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा, जल्दी गलेगा नहीं। पीतल जल्दी सॉरी तांबा जल्दी गल जाएगा, जिंक जल्दी गल जाएगा, लेकिन ये जो पीतल जो बना है वो जल्दी नहीं गलेगा। क्यों? क्योंकि अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, गलनांक घट जाता है। किसी भी पदार्थ में अगर आप अशुद्धि को मिला दीजिएगा तो क्या गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब आता है वाष्पीकरण। क्या आता है? वाष्पीकरण, जिसको इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलते हैं या वेपोरेशन। चलिए, द्रव से वाष्प में परिणत होने की घटना क्या करता है, वाष्पीकरण करता है। जब मान लीजिए कोई भी पदार्थ द्रव से सीधे वाष्प बन रहा है, द्रव से क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण, या इंग्लिश में इवेपोरेशन, इंग्लिश में इवेपोरेशन। चलिए वाष्पन, आप देखिए ये जो वाष्पीकरण होता है ये दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो। एक होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। पहला होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। चलिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से केवल, अच्छा, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। सुनिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में, द्रव से वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। अच्छा, कम से कम होना चाहिए। हाँ सुनिए, अब वाष्पन जो है, वाष्पन पानी को 900 उससे कम होना चाहिए। सुनिए, 80 ग्राम एससीएल टेम्परेचर में अगर वो हो गया, हाँ वाष्पीकरण। सुनिए, अब वाष्पन क्या होता है, वाष्पन के सुनिए, अब वाष्पन जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं इनको सुनिए। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला देखिए, क्वथनांक का कम होना। सुनिए, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया उतनी ही तेज होगी। जिस पदार्थ का क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया उतनी ही तेज होगी। ठीक है ना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन क्रिया उतना ही तेज होगा। अब देखिए, द्रव के ताप, ठीक है, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। जब मान लीजिए द्रव का ताप बढ़ जाएगा तो वाष्पन भी क्या होगा, अधिक होगा। द्रव का ताप बढ़ाने के वाष्पन क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। चलिए, अब आता है द्रव का खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना खुला रहेगा वो उसमें वेपोरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा। जैसे मान लीजिए आप एक कढ़ाई में पानी लीजिए और एक गिलास में पानी को गर्म करिए, ठीक है, एक जार में गर्म करिए और एक कढ़ाई में गर्म करिए, तो ज्यादा वेपोरेशन किसमें होगा, कढ़ाई में होगा। क्यों? क्योंकि खुला क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। इसीलिए वाष्पन में पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए द्रव का जब खुले क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। जब द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, सुन में आ गया, कोई दिक्कत है ना? चलिए, अब दूसरा है, चौथा है, सॉरी 4 को कारण है। चौथा क्या, द्रव के पृष्ठ पर, ठीक है, द्रव के पृष्ठ पर। अच्छा, द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब, वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। सुनिए, द्रव के पृष्ठ पर वायु के बदलने से वाष्पन क्या होगा, तेज होगा। जब वायु दाब, सुनिए, जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वाष्पन धीरे धीरे होगा। क्या होगा, क्योंकि ऊपर से वो प्रेशर लगाएगा तो वो पानी जल्दी उड़ेगा नहीं भाप में। जब प्रेशर कम रहेगा, वायु दाब कम रहेगा, तब क्या होगा, वाष्पन तेज होगा। चलिए, यही चीज था। अब आया था क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, द्रव अवस्था से कोई दिक्कत है, टाइम हो गया। चलिए सुनिए, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणत होने की जो घटना होती है, जिस ताप में बदलता है, इसी को क्या बोलता है, क्वथनांक। क्या बोलता है, क्वथनांक, या इसी को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ा दीजिएगा द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। मीन्स क्या होगा, जितना प्रेशर लगेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, मतलब पानी जल्दी नहीं खोलेगा, इसीलिए क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए, और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। घुलनशील या अशुद्धि मिला से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब घुलनशील या अशुद्धि मिला देंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है, पूछा जाता है क्वेश्चन की, बताइए, जब हम पानी में नमक मिला देंगे तो इसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या क्वथनांक बढ़ जाता है। पूछा जाएगा, हाँ, द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। पूछा जाएगा, बताइए, पूछा जाएगा कि जब हम शुद्ध पानी में अगर एक बूंद नमक मिला दे तो उसका द्रव क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए, और शुद्धि मिलाने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। आप देखिए, द्रव जो कि जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है, बताइए तो, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 78। इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस इथेनॉल का। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का होता है 62। क्लोरोफॉर्म कितना होता है, 62। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, 62। अच्छा, एसीटोन का कितना होता है, 46। एसीटोन का कितना होता है, 46। एसीटोन का 46 होता है। चलिए,
ये जो हमारा पहला चैप्टर था ना, पदार्थ और उसकी प्रकृति, ये समाप्त हो गया है। आप लोग सबको इस टॉपिक को, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर से कल क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? फिजिक्स को। चलिए, कितना समय प्रदीप जी? देखिए कार्बन हो गया। 8 मिनट जो है ना, फिजिक्स का जो मतलब स्टैटिक पार्ट उसको पढ़ लेते, कोई दिक्कत? आविष्कार देखिए, कोई दिक्कत है? चलिए, फिजिक्स में आविष्कार जो आविष्कार उसको देखिए। अच्छा बताइए कि तरंग का मात्रा क्या होता है? तरंग का मात्रा, तरंग हाँ एंगस्ट्रॉम। तरंग का क्या होता है? कुंदन बोलिए, तरंग का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तरंग का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। पूछा जाएगा प्रदीप्ति घन का मात्रा क्या होता है? लक्स। प्रदीप्ति घन का लक्स। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमेन। ऐसे कैंडेला बोल सकते हैं। चलिए, इंग्लिश में कैंडेला बोला जाता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? नहीं, वेबर। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। यही पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वेबर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व पूछ देगा। सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, लेकिन फ्लक्स घनत्व पूछेगा वेबर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व पूछेगा वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए, श्यानता का जो मात्रा होता है न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर। चलिए, ये हो गया ना। चलिए, अब बताइए कितने डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा कितने डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? बराबर। अच्छा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए या फ़ारेनहाइट लीजिए, दोनों का तापमान क्या होता है उसमें? बराबर होता है। अच्छा बताइए, अच्छा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेंटीग्रेड में बदलें कितना सेंटीग्रेड होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री। अच्छा चलिए, अच्छा बताइए एक डाइन में कितना न्यूटन होता है? 10⁵ न्यूटन। हाँ, -5 न्यूटन। बताइए एक अर्ग में कितना जूल होता है? 10। अच्छा हाँ, एक शक्ति में कितना? अच्छा 740। ठीक है, एक शक्ति कितना मतलब? 740। चलिए ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? ठीक है, 10⁻10 मीटर। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? हाँ, 1.852 किलोमीटर। अच्छा, एक इंच में कितना सेंटीमीटर है? 2.54। पूछा जाएगा एक इंच में कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है ना? चलिए, अच्छा आप लोग बताइए, थोड़ा सा और पूछते हैं कि बताइए परमाणु सिद्धांत की खोज कौन कहता है? परमाणु संरचना डाल्टन। नहीं, हाँ डाल्टन। चलिए, अब परमाणु का खोज पूछेगा डाल्टन। कौन कहता? डाल्टन ने किया था। हाँ, परमाणु का खोज कौन कहता? डाल्टन। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य। क्या है? अविभाज्य। चलिए, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? 3। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन। सुनिए, इस क्वेश्चन में फंसाएगा आप लोगों को। पूछा जाएगा कि परमाणु के कितने मौलिक कण है, तो बोलना 3। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब पूछे पदार्थ के कितने मौलिक कण है, तब बोलना 3। कौन? परमाणु, अणु और आयन। पदार्थ का मौलिक कण पूछेगा, परमाणु, अणु और आयन। ठीक है ना? चलिए, हो गया ना। अच्छा बताइए परमाणु संरचना को खोज कौन कहता? नील बोर। कौन कहता? नील बोर और रदरफोर्ड। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी खोज हेनरी बेकुलर। कौन कहता? हेनरी बेकुलर। अच्छा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। अच्छा बताइए सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। तब क्या था? आइंस्टीन 1905 में। इसी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उसको नोबेल भी मिला था ना 1905 में। आइंस्टीन को नोबेल कब मिला था? 1905 में। किसकी खोज के लिए? सापेक्षता, या जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे। कौन कहता? माइकल फैराडे। चलिए, रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन। अच्छा, एक्स किरण की खोज रोएंटगन या रामन बोला जाता है। चलिए, क्वांटम सिद्धांत क्वांटम प्लांक। हाँ, मैक्स प्लांक। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टीन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन। चलिए, विद्युत आकर्षण का नियम कूलम्ब। नहीं दिया था कूलम्ब। F बराबर K Q1 Q2 4 5 पर कूलम्ब नियम। सुनिए, आवेश का खोज, सुनिए सुनिए, आवेश का खोज, हाँ आवेश का खोज नहीं किया। सुनिए, आवेश का नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। ठीक है ना? आवेशन की प्रक्रिया सबसे पहले थेल्स बताता। कौन बताता? थेल्स। लेकिन आवेश का जो नामकरण है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। चलिए,
अच्छा बताइए, बेतार प्रणाली खोज किसने क्या? मार्कोनी। कौन? चलिए, जी मार्कोनी। नाभिकीय रिएक्टर रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी। कौन क्या था? फर्मी। हाँ सुनिए, पूछा जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने किया? एनरिको फर्मी। एनरिको, चलिए, डायोड वाल्व की खोज जेएस फ्लेमिंग। जेएस फ्लेमिंग। पूछा जाएगा कि डायोड वाल्व की खोज किसने किया? जेएस फ्लेमिंग। कौन? जेएस फ्लेमिंग। चलिए, तापानिक उत्सर्जन एडिसन। तापानिक उत्सर्जन एडिसन। चलिए, विद्युत प्रतिरोध का नियम जीएस ओम। कौन? जीएस ओम। हाँ ओम। पूछा जाएगा सीधा कि वो प्रतिरोध का खोज कौन क्या? ओम। प्रतिरोध का खोज ओम। प्रतिरोध का खोज ओम। चलिए, अच्छा, आवर्त सारणी मंडली। सुनिए, पूछा है, सुनिए, पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी खोज मोसले, लेकिन आवर्त सारणी की खोज मंडली। कोई दिक्कत है? चलिए, फोटोग्राफी की खोज पूछेगा जे निप्से। कौन कहते हैं? जे निप्से। फोटोग्राफी की खोज जे निप्से। फोटोग्राफी की खोज जे। चलिए, कितना टाइम हो देखिए तो हो गया और छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, तो ये जो कल से हम लोग का जो ग्रुप डिस्कशन है, कल से 7 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक चलेगा। कितना बजे से? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और इससे जुड़ना ना भूले। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत ही फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। क्या जो भी दोस्त हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, इससे हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप भी उस टॉपिक को जाके पढ़िएगा तो क्या होगा, आपका वो जो टॉपिक है उसमें क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, जो चीजें आपको कंफ्यूजन रहेगा वो क्या होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर कल के लिए। ठीक है, बाय। चलिए संगम जी, आईटी ऑपरेटर संगम जी, सेशन को ऑफ करिए। चलिए जाइए, जल्दी जाइए, लाइव को ऑफ कर दिए। ऑफ कर दो, उसको ऑफ करो, मोबाइल खोल के लाओ पहले जल्दी से। सब ऐसा बोलने का बोलो आप बोल, आप बोलते हैं।